अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, यहाँ तक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के तकरीबन 18-19 लेक्चर हुए हैं, जो तकरीबन तफसील के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर कुछ वीडियोस में थोड़ी सी लाइट की कमी हो तो बच्चों आप अपने मोबाइल की लाइट ज़्यादा करके इस वीडियो को देख लें। लेकिन तफसील के साथ यही एक एक पॉइंट जितना आपको कोचिंग में आपके सर पढ़ाते हैं वो मुकम्मल हमने आपको एक एक स्टेप बताया है। कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट से लेकर यहाँ तक मुकम्मल। तो बच्चों, यहाँ से पहले मॉडल में बोहर मॉडल आया, एटॉमिक रदरफोर्ड का मॉडल है। उसमें जो जो चीज़ें ठीक थी वो तो हमने आपको बता दी पॉइंट्स बनाकर के। बोहर ने कहा था कि एनर्जी लेवल्स हैं इर्द गिर्द न्यूक्लियस की, वो बात ठीक थी उनकी, ठीक है। लेकिन गलत क्या चीज़ थी कि वो 3 डायमेंशनल था, इन 1 प्लेन नहीं था। तो ये बात आकर किसने बताई? श्रोडिंगर ने, कि यानी वो जो एनर्जी लेवल्स हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो क्या है? 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशन नहीं, या एक प्लेन में नहीं आते, एक प्लेन में नहीं आती, वो 3 डायमेंशनल है। ऑर्बिटल, यही फ़र्क हो जाता है फिर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, जो से पहली वीडियो में बात हो चुकी है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में ये फ़र्क हो, ऑर्बिट क्या है? एक स्पेसिफिक जगह है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। एक न्यूक्लियस है, उसके गिर्द एक स्पेसिफिक जगह है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल स्पेसिफिक जगह नहीं है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल देखें मेरे साथ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द एक स्पेसिफिक जगह है जिसका एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस से रेडियस बनता है, एक स्पेसिफिक जगह है। ये जगह दरमियान में एम्प्टी है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिटल ये सारी जगह है। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल रीजन्स जो हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उस सारी स्पेस को जहां मैक्सिमम चांसेस हो इलेक्ट्रॉन के मिलने के, उसको कहा जाता है बच्चों क्या? ऑर्बिटल कहा जाता है, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। अच्छा, तो ये जो कहा जाता है इसको ऑर्बिटल। अब एक बच्चे के ज़हन में ये सवाल है कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि 3 डायमेंशन स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मोशन में रहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों, इसका मतलब यह है, देखिए ऑर्बिटल का मतलब यह है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ। दी 3 डायमेंशनल रीजन्स अराउंड न्यूक्लियस वेयर, अभी पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मैक्सिमम चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो होती है, मोशन में जो होता है तो काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के पास होगी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज़्यादा है? बच्चों, इस बात का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन है ही मोशन में, हर वक्त मोशन में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बात समझ आई है मेरी कि नहीं? बच्चे पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन ठीक है ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जहाँ मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन है ये। गौर से सुनने की मेरी बात, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मुश्किल है थोड़ा। इलेक्ट्रॉन मिलने के, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ही हर वक्त मोशन में, तो इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों, इसका मतलब ये है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन मोशन। इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन मिलने के यहाँ चांसेस ज़्यादा है उस जगह पर? बच्चों, असल में इसका मतलब होता है कि वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन ने अपना ज़्यादा वक्त गुजारा हो मोशन के दौरान, हरकत के दौरान। इलेक्ट्रॉन तो हरकत में है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा हो मोशन के दौरान, हरकत में के दौरान, उस जगह को उस लिहाज से हम कहते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन तो हर वक्त भाई मोशन में है, कभी एक डायमेंशन में होगा, कभी दूसरी में होगा, कभी तीसरी में होगा, ये बात ठीक है। आप यही कह रहे हैं ना, आपके ज़हन में ये सवाल है कि इलेक्ट्रॉन
कि मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं ऑर्बिटल में, लेकिन वो कभी एक जगह पर होगा, एक डायमेंशन में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इस बात का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ने जहाँ मोशन के दौरान ज़्यादा वक्त गुजारा हो, इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट टाइम इन मोशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वक्त 3 डायमेंशन रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर मैक्सिमम चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन एनर्जी। ये मैक्सिमम चांसेस कहाँ होंगे? मैक्सिमम चांसेस से क्या मुराद है? मैक्सिमम चांसेस से मुराद ये है वेयर इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट टाइम वाइल इन मोशन। समझ आ गई आपको बात? आगे बच्चों करते हैं। ये तो बात पिछली बातें थी, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क पता है आपको? ऑर्बिट क्या है? एक खास जगह। ऑर्बिटल सारी जगह है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है 3 डायमेंशन में, उसका नाम है बच्चों ऑर्बिटल। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। मैक्सिमम चांसेस का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाएगा, एक डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाएगा, मैक्सिमम चांसेस का क्या मतलब है कि मोशन के दौरान जहाँ इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा वक्त गुजारा हो। चले, तो ये बातें आपको समझ में आई बच्चों? अच्छा, ठीक। अब क्या हुआ कि श्रोडिंगर ने ना इक्वेशन बता दी हमें कि वो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, उनकी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, उससे हमें पता चल जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, चांसेस के इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, किस जगह पर होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्ट बताना तो इन्फिनिटी है, यानी उसमें तो बहुत ज़्यादा एरर होंगे। डेल पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो जो कर चुके हैं हम, उससे पहले डेल पी 0 था, तो डेल पी इन्फिनिटी हो जाता है, वो जो पहली बात कर चुके हैं। चल, हाइजेनबर्ग की बात आई। देखिए हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था? डेल पी डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है। डेल पी आप रखें 0 का क्या मतलब कि आपने मोमेंटम फाइंड करने में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मोमेंटम फाइंड करने में कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ 0 रखेंगे। तो बेटा इसको इधर लेके आएंगे नीचे, यहाँ 4 पाई, डेल पी इधर नीचे आया, तो डेल पी क्या हो जाएगा यार? 0 को रखेंगे डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो जाएगा डेल एक्स इन्फिनिटी। डेल एक्स क्या हो गया? इन्फिनिटी। मतलब कि इतना ज़्यादा एरर है पोजीशन में कि जो हटाया नहीं जा सकता। तो इसके बाद हमें क्या पता चला? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो एग्जैक्ट फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी, चांसेस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, वो कहाँ से आया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया। तो बच्चों ये वेव इक्वेशन तो आपकी बुक में लिखी भी नहीं हुई कि ये वेव इक्वेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेकिन कि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन क्या है। ये जो तिरछा बना हुआ है बच्चों, इसको बोलते हैं जाई। ये जाई स्क्वायर बच्चों, या जाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? जाई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। बस ये इतना आप बात ध्यान में रखें। ये इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल काम है, इसलिए ये इक्वेशन का जो रिजल्ट आया है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं दी हुई, इसका जो सॉल्यूशन आया है इसका, उससे हमें आगे पढ़ाया हुआ है आपकी बुक में, केमिस्ट्री 11th फेडरल बुक बोर्ड, ठीक है। जाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे साथ? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के यहाँ चांसेस ज़्यादा है, जाई स्क्वायर इसको। तो ये है बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को उसने सॉल्व किया। श्रोडिंगर की तस्वीर आपने देखी है, नहीं तो नेट से देख लेना। पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया बच्चों, तो क्या था? इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया था? एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया था। तो देखो यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जी। एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तीनों में इलेक्ट्रॉन वेव है। भाई डी ब्रोली कंसेप्ट था, डी ब्रोली ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। तो वेव तो 3 डायमेंशनल किसी में भी हो सकती है, सर्कुलर में भी हो सकती है, सर्कुलर में भी वेव जो है वो मूव कर सकती है,
वो भी हमने पिछले लेक्चर में बताया। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव किसी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो इसलिए इन्होंने 3 वेरिएबल लगाए एक्स वाई जी के वेव इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी डायमेंशन में भी हो सकता है एक्स वाई जी। इस इक्वेशन को जब उन्होंने सॉल्व किया तो इनके पास 3 वेरिएबल्स आए। वो 3 वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या बताते हैं 3 वेरिएबल्स? इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के चांसेस 95% तकरीबन, कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, इस जगह में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वो 3 वेरिएबल्स इनकी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आए और उन 3 वेरिएबल्स को हमने क्या, अब मैं अरेंज कर दूँ इसको, चल अच्छा लिख ही रहने। 3 वेरिएबल्स को कहा एन एल एम। 3 वेरिएबल्स को क्या कहा? एन एल एम। चौथा भी है, मुझे पता है सर, चौथा भी है क्वांटम नंबर्स। इन्हीं को ही बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। चौथा जो है वो है एस ऑर्बिटल, लेकिन वो एस यहाँ से नहीं आया। इनके इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से 3 ही वेरिएबल्स आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 डायमेंशंस ली हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। ठीक है, 3 डायमेंशंस लिए, तो 3 वेरिएबल्स आए जिनको नाम क्या है? एन एल एम का। चौथा है एस। एन क्या है लिखते हैं, एन क्या है बच्चों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, और इसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग वही होगी जो स्कूल के प्रिंसिपल की होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? एजीमुथल या एजीमथल, जो भी बोलें आप, क्वांटम नंबर दिखाई पड़ रहा है बच्चों आपको। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये 3 वेरिएबल्स इनसे, इनकी इस इक्वेशन से आए। एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है एस स्पिन क्वांटम नंबर। वो इस वीडियो में नहीं होगा क्योंकि वो कहीं और से आया है, तो उसके लिए अलग वीडियो इंशाल्लाह बनेगी। चलिए, ये 3 वेरिएबल्स आपको क्या बताते हैं बच्चों? ये 3 वेरिएबल्स आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात बताते हैं, वही आगे पढ़ने रखें, इसी के लिए तो वीडियो बनाई है। ठीक है, ध्यान रखिए, सब कुछ पता मिलेगा आपको। एन एल एम एस, एस पेन क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट वीडियो में होगा वो कैसे आया है। इससे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से आपको 3 वेरिएबल्स मिले। एन एल एम आपको मिला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 3 क्वांटम नंबर्स आपको श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से मिले, चौथा यहाँ से नहीं मिला। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? अच्छा, अब बच्चों, कई लोग यूँ समझ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है। तो फाइंड करने के लिए क्या किया? ये सारा काम इसलिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के का एड्रेस फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन ही, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, चांसेस फाइंड करने के लिए कि चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। वो सारा काम, इसलिए ये सारा काम हो रहा है। ये बात आप जहन में रखेंगे तो आपको पढ़ने के लिए आसानी, यानी कर क्या रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सारा काम हो रहा है। पहला है एन। जैसे आपसे कोई बोले आप कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के बाद आप कहाँ रहते हैं? रावलपिंडी में रहते हैं। एल आ गया। एल के बाद आप कहाँ रहते हैं? रावलपिंडी में। के बाद आप कहाँ रहते हैं? आप टेक्सला में रहते हैं। टेक्सला के बाद आप कहाँ रहते हैं? आप गांगू जुम्मा में रहते हैं। अब गांगू जुम्मा के बाद 5वां क्वांटम नंबर है नहीं। क्यों नहीं 5वां क्वांटम नंबर बच्चों? इसलिए 5वां क्वांटम नंबर नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल सकती। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ आई मेरी बात? तो एग्जैक्ट पोजीशन तो पता नहीं चल सकती। आप कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में, रावलपिंडी में, टेक्सला में। टेक्सला से आगे हमारा गांव गांगू जुम्मा में। गांगू जुम्मा में फिर आप कहाँ रहते हैं? यानी गांगू जुम्मा में आपकी प्रोबेबिलिटी मिलने, आपकी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप किस जगह पर हैं वो नहीं पता। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है वो नहीं पता। तो लॉजिक समझ में आई आपको? ठीक। एन, ये सारी काम इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखना, ये सारा काम जो मिसाल दी है ना, सारी इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। देखना, एन
एन क्या है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो तो मैंने लिख दिया बोर्ड पर। अच्छा, तो एन हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है हमें क्या बताता है? एन हमें इंफॉर्मेशन देता है बच्चों अबाउट, एन हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एन, शेल। जब बोहर का मॉडल देखते हैं तो एन रिप्रेजेंट किसको करता है? शेल को। ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस एटम में इतने शेल हैं, इतनी एनर्जी लेवल्स है। अगर टेक्निकल वर्डिंग में इसका मतलब असल में शेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, असल में ये इंफॉर्मेशन देता है बच्चों। ये कंसेप्ट ऐसा बनाया गया है कि शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन असल में मैं बताऊंगा एक एक बात। असल में ये इंफॉर्मेशन देता है आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और बताऊं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। और इसको आसान करें, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये आपको असल में ये इंफॉर्मेशन देता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा वो क्या, इधर ज़रा आपको फीलिंग आ जाए, एक कितना ऑर्बिटल है, ये सारा ऑर्बिटल है, ये सारी जगह पर है जहाँ मैं इस मार्कर से बनाया है। एक ऑर्बिटल किसी और का है, किसी और चीज़ का, वो इतना है, लिथियम का मान लीजिए, ठीक है, किसी और चीज़ का मान लीजिए। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था। इन्होंने जो वेव इक्वेशन दी है इसमें सब के लिए लगता है, लिथियम के लिए लगता है, बेरिलियम के लिए लगता है, सब के लिए। इस मॉडल के जो ये नंबर्स आए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग जो है उससे एनर्जी जो है वो आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के अलावा और एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की भी। तो इस ये मिसाल के तौर पर चलिए लिथियम ले, इसका क्या है बच्चों? अब देखें इन दोनों में से साइज ऑफ ऑर्बिटल किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, एनर्जी -2.18 1/n², ठीक है, जूल पर मोल के जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हो जाएगा -13.333, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर के साथ और डिवाइड कर दें 1000 के साथ, ठीक है, तो आपको किलो जूल पर मोल में एनर्जी भी आप इसकी ऑर्बिटल की निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। और क्या इन्फॉर्मेशन देता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, या बच्चों सारी बातों का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, इसमें इलेक्ट्रॉन करीब है, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, ठीक होगी। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? साइज ऑफ, यहाँ ऑर्बिटल बड़ा है, यहाँ ऑर्बिटल कम है। और इसको बुक में क्या लिखा हुआ है? एक बुक्स में लिखा होगा कि ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल। बच्चों सुने, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, शेल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? शेल के बारे में, कि शेल कितने हैं, ठीक है, एक शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, उसके बारे में भी एन आपको इंफॉर्मेशन देता है। असल में ये जो चारों बातें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, चारों का मतलब बच्चों सेम ही है। बच्चों शेल क्या है? ये मान लीजिए ये एक शेल है, एनर्जी लेवल है, या ऑर्बिट है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल बच्चों सारी जगह है, ये सारी जगह यहाँ से लेकर इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो बच्चों ये जो शेल है ये आ गया ऑर्बिटल के अंदर। आस्ता आस्ता बात समझ में आएगी। शेल आ गया किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल तो सारी जगह है,
ऑर्बिटल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सारी जगह है, 3 डायमेंशन में। सारी का नाम क्या है? ऑर्बिटल। अभी तो वही तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, समझ आई बात? तो शेल भी आ गया ऑर्बिटल के अंदर, सब शेल भी आते हैं ऑर्बिटल के अंदर। और ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो छोटा सा ऑर्बिटल, वो भी आता है ऑर्बिटल के अंदर, वो भी आता है ऑर्बिटल के अंदर। सर क्या कह रहे हैं, कोई समझ? शेल आ गया ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल बच्चों सारी जगह है, ऑर्बिटल सारी जगह है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। शेल भी ऑर्बिटल के अंदर आता है, सब शेल भी ऑर्बिटल के अंदर ही आता है। और फिर जिसको आप फर्दर नाम देते हैं ना ऑर्बिटल, जिसमें कहते हैं कि वो डब्बा सा बनाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी आता है ऑर्बिटल के अंदर। हालांकि उसको सब ऑर्बिटल कहना चाहिए, उसको सब ऑर्बिटल कहना चाहिए कि सब ऑर्बिटल आते हैं ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल बच्चों सारी जगह है, याद रखें। इसलिए जो सही बात है टेक्निकल वर्डिंग में वो यही बनती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में देता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल छोटा है, ऑर्बिटल बड़ा है, ऑर्बिटल इससे बड़ा है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा। ठीक है, अब ये देखें, ये ऑर्बिटल बड़ा है ना, ये ऑर्बिटल बड़ा है, तो इसमें कितने शेल होंगे? 2, इसमें 1। तो ये बात भी ठीक है, नंबर ऑफ शेल यानी नंबर ऑफ शेल्स के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन। ऑर्बिटल बड़ा है तो इसका मतलब है उसमें शेल ज़्यादा होंगे, ऑर्बिटल छोटा है तो उसका मतलब है उसमें शेल कम होगा। ठीक है, यहाँ इसमें 1 शेल, यहाँ 2 शेल, तो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन टेक्निकल वर्डिंग में सही बात यह है कि साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितना बड़ा है उसके बारे में, या डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस के, जो उसका डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इसको अगर मैं यूँ लिखूँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आई, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट इसको करते हैं n के साथ। ठीक है, वैल्यूज इसकी होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं। यहाँ इस तरफ जहाँ शेल नंबर बच्चों इंक्रीज़ करते हैं, शेल जहाँ इंक्रीज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ शेल्स इंक्रीज़ किए तो इस साइड पर एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है, एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। एक चीज़ न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी एनर्जी कम है, न्यूक्लियस से दूर होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो जो न्यूक्लियस से दूर तो एनर्जी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक हो गया। और इस तरह शेल नंबर भी इंक्रीज़ करता है, शेल नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक हो गया। तो n रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसको? शेल नंबर को या साइज ऑफ ऑर्बिटल को, जो भी आप जिस तरह भी समझे सही बात है। साइज ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 4, समझ आ गई? यहाँ तक बात आपको समझ आई? इसको कहते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट है तो के शेल है, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, तो इस तरह इनको नाम दिए। यहाँ तक आपको समझ आई? अच्छा, तो कहाँ तक हम पहुँचे? पाकिस्तान में पहुँच आए। तो अब दूसरा करते हैं। चलिए, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। शेल बच्चों किस में होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल सारी जगह है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। शेल तो एक जगह, एक पार्टिकुलर जगह है शेल, सर्कुलर ऑर्बिट है एक शेल। ठीक है, तो ऑर्बिटल सारी जगह है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। अब कंसेप्ट कौन सा आया? एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ गया है। अब वो वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो फिर क्या ऑर्बिट्स वाली बात गलत थी? नहीं, ऑर्बिट्स वाली, स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाली बात तो बोहर की गलत नहीं थी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाली बात गलत नहीं थी। 1 डायमेंशन इन 1 प्लेन, सर्कुलर जो होता है ना, एक प्लेन में आ जाता है बच्चों, ये बात गलत थी। तो क्या है? एक प्लेन नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल प्लेन है। और 3 डायमेंशनल प्लेन हो जाए तो उसी को ही हम नाम दे देते हैं फिर ऑर्बिटल। ऑर्बिट से फिर नाम दे दिया ऑर्बिटल का। आगे आ जाए, बहुत ज़्यादा हो गई तफसील। एल आ गया, एजी। एल से बच्चों रिप्रेजेंट होता है एजी मुथल
एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, दो नाम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, इसके दो नाम हैं। एल से बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एल बच्चों आपको बताता है किसके बारे में? शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल जो थी, पहले तो उसका साइज बताया हमने कि ऑर्बिटल इतनी है, ऑर्बिटल इतनी है, ऑर्बिटल इतनी है, दो मिसालें हमने आपको पहले दी। शेप, अब शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ऑर्बिटल क्या है भाई? 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। और क्या है ऑर्बिटल? अब 3 डायमेंशनल तो बच्चों प्रिज्म भी होता है, 3 डायमेंशनल स्फीयर भी होता है, 3 डायमेंशनल क्यूब भी होता है, समझ आई? 3 डायमेंशनल प्रिज्म भी होता है, क्यूब भी होता है, स्फीयर भी होता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आपको बताएगा कि ऑर्बिटल की शेप क्यूब की तरह है, प्रिज्म की तरह है, किसकी तरह है, ये आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताएगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि क्यूब है, प्रिज्म है, स्फीयर है, 3D में कैसी उसकी शेप है, बताएगा आपको कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल का ये मतलब है, ये आपको बताएगा कि जो ऑर्बिटल की शेप है वो प्रिज्म है, स्फीयर है, क्या है। ठीक है, समझ आई? शेप ऑफ ऑर्बिटल, या इसको समझाने के लिए कहते हैं कि सब शेल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको इंफॉर्मेशन देता है सब शेल्स के बारे में कि शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं, ऐसा भी एक कंसेप्ट बनाया गया है। शेल के अंदर के हकीकत में बात क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल जो 3 डायमेंशन है उसकी शेप कैसी है। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। एल की वैल्यू जो उसने साइंटिस्ट ने निकाली वो कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों? वो एन से लेस होगी, एन से 1 लेस होगी। ठीक है, जैसे मैं एन की वैल्यूज यहाँ लिखूँ आपके सामने 1 2 3 4, तो जो एल होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू होगी, स्टार्ट होगी 0 से 1 2 3, ठीक है, n-1 तक जाएगी इसकी वैल्यू, n-1 तक जाएगी, n-1 तक। जितना n है उससे एक लेस होगी l की वैल्यू। ठीक है, l की वैल्यू 0 है तो इसको कहा s ऑर्बिटल, 1 है तो इसको कहा p ऑर्बिटल, 2 है तो इसको कहा d ऑर्बिटल, और 3 है तो इसको कहा f ऑर्बिटल या सबशेल। ठीक है, ये s सबशेल, ये p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं, SPDF कैसे आया? सुनो, बोहर एटॉमिक मॉडल में जब H अल्फा लाइन जो थी, H अल्फा लाइन जो आई थी किसमें? बामर सीरीज में H अल्फा लाइन जो आई थी बच्चों, उस लाइन में वो एक लाइन डिवाइड थी, सेपरेट थी 5 लाइंस में, 5 लाइंस में, तकरीबन 5 लाइंस या 4 लाइंस में वो लाइन सेपरेट थी। ठीक है, समझाने के लिए बताता हूँ आपको, 4 लाइंस में वो लाइन सेपरेट थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो लाइंस जो पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से वो लाइन देखी गई, बोहर फेल हो गया था उन लाइंस को बताने में। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज की लाइंस हम पढ़ चुके हैं, वो लाइंस फर्दर भी सेपरेट थी। ठीक है, तो पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप से, हाई रिजॉल्विंग पावर से उसको देखा गया तो वो लाइन सेपरेट हुई हुई थी। कुछ लाइन शार्प थी, कुछ प्रिंसिपल थी, कुछ डिफ्यूज थी, एक दूसरे के अंदर घुसी हुई थी, और कुछ क्या थी? फंडामेंटल थी, जो आर्क और भी बाकियों में भी जो दिखाई दे रही थी। शार्प, पतली, प्रिंसिपल यानी हर किसी में दिखाई दे रही थी, डिफ्यूज एक दूसरे के अंदर घुसी हुई थी, और फंडामेंटल जो एक बामर सीरीज में थी, लाइमन में भी थी, किसी और सीरीज में भी वो दिखाई दे रही थी।
तो इस तरह की लाइंस पावर पर स्पेक्ट्रोस्कोप हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें ये लाइंस दिखाई थी। तो हमने क्या कहा कि अब शेल के अंदर भी सब शेल्स मौजूद हैं, शेल्स के अंदर भी सब शेल्स मौजूद हैं। फिर इस तरह बच्चों नाम रखे हैं, ये देखो एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज था, डी एफ फंडामेंटल, एफ। तो इसका पीछे ओरिजिन अगर कोई आपसे पूछे तो ओरिजिन ये है, इस तरह ये लाइंस आई हैं एस पी डी एफ। समझ आई बात कि वो लाइंस इस तरह दिखाई दे रही थी, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। तो इस तरह फिर हमने कहा कि ये लाइंस जो है वो लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही थी बच्चों, बोलो यार वो लाइंस, पीछे अब सारे लेक्चर हो गए पीछे, लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, शेल्स को। और उस वो लाइंस की फर्दर सप्लिटिंग थी, तो हमने कहा शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। और नाम कैसे रखा, इसके पहले पहले आर पे एस पी डी एफ। समझ आ गया, कुछ ना कुछ बातें मैं मानता हूँ आपके दिमाग में उतर रही होंगी, कुछ ना कुछ बातें, बल्कि सब कुछ बातें उतरी होंगी। अच्छा, अब एल एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। शेप ऑफ ऑर्बिटल यानी जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप है स्फेरिकल, पी की शेप है डम्पेल। स्फेरिकल डम्पेल कैसा होता है बच्चों, वो डम्पेल आपने देखा होगा जिससे वर्जिश करते हैं। डी डबल डम्पेल, डबल, अगर स्पेलिंग गलत हुए तो मुझे माफ़ कर देना, डबल डम्पेल, दो डम्पेल। और एफ का बच्चों स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड, या इसकी चार है ना तो इसके होते हैं 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर। आई होप आपको कुछ ना कुछ बातें समझ आ रही होंगी। मैं देखूँ वीडियो में आपको नज़र सही आ रहा है क्या। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड, और नीचे मैंने लिखा है 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर। एफ का स्ट्रक्चर होता है 8 फोल्डेड, इधर ऊपर लिखता हूँ एफ का 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बच्चों नोट करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे, नोट के बगैर तो नहीं मज़ा आएगा। एक एक पॉइंट को नोट करें, एक एक पॉइंट को नोट करें। और एक और बात बताएं कि इनके बिना, इन चीज़ों के बिना एमडी कैड के एमसीक्यूज़ खाली सॉल्व करना, यानी ऐसे खाली आपको कोई पढ़ा दे खाली एमसीक्यूज़, तो बच्चों आपको कंसेप्ट अंदर आता ही नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे एमडी कैड के एमसीक्यूज़, आप कैसे सॉल्व करेंगे। एमडी कैड के एमसीक्यूज़ सॉल्व करना कोई आसान काम है, जब आपको अंदर से आता हो एक एक चीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर की आएगी, तो फिर एमडी कैड के एमसीक्यूज़ सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक पढ़ा के उसके बाद जो एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ आते हैं वो करेंगे उनके लिए लेते वीडियो बनाएंगे, वो बहुत सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, बहुत सारे, उनके लिए तो लेते वीडियो बनेंगे, लेकिन पहले जो टॉपिक के अंदर है वो क्लियर करें। ठीक है बच्चों, तो एल की वैल्यू एन से एक लेस होगी। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, कि जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, स्फीयर है, कैसा है, उसकी कैसी शेप है। तो वो शेप हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और शेप की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रा करने की कोशिश की, वो हो गया। अच्छा, या ये भी कहा जाता है कि एल एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल के बारे में, शेल के अंदर सब शेल के बारे में। ये समझ आ गई। अच्छा, चलिए अरेज करूँ इसको मैं, चलिए आगे बच्चों है एम, और एम से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है बच्चों, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन क्या मतलब, रिलेटिव
पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। एक प्रिज्म मैं बनाऊं ऐसा, एक प्रिज्म बनाऊं ऐसा, तो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? यानी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में कि ओरिएंटेशन इस तरह है, एक्स एक्सेस किधर, एक्स एक्सेस इधर है, ऊपर नीचे है, किस तरह एक्स एक्सेस किधर है, वाई किधर है, जी एक्सेस किधर है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कि ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन स्पेस में किस तरह है, क्यूब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, भाई एक्स एक्सिस में है, वाई में है, जी में है। तो ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें जो मैग देता है इंफॉर्मेशन, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, ये ओरिएंटेशन जो है किसकी है? ऑर्बिटल्स की है। ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को बच्चों मालूम किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को मालूम किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही वजह है इसको कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक हो गया, समझ आई? अच्छा, अब इसकी देखना है इसकी वैल्यू क्या होगी। बता दिया हमने क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। नोट कर लिया है आपने? अच्छा, अब दूसरी तरह भी सुनो, एन एल एम, शेल, सब शेल और ये ऑर्बिटल। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना बच्चों, सुन लो। ऑर्बिटल्स वो सारी जगह है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है 3 डायमेंशन में। ऑर्बिटल्स में शेल भी आता है, ऑर्बिटल में सब शेल भी आता है, और ऑर्बिटल में ऑर्बिटल भी आता है। इसको सब ऑर्बिटल होना चाहिए था। ऑर्बिटल में ऑर्बिटल भी आता है। ऑर्बिटल तो सारी जगह है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सारी जगह है, 3 डायमेंशन स्पेस में पूरी जगह है, उसको पूरी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। समझ आई? अच्छा, तो इसको ये भी कहा जाता है कि ये ऑर्बिटल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं। हकीकत में क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है वो स्पेस में किस तरह है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस। सही, जैसे आपको प्रिज्म की मिसाल से समझाया, और नीचे तफसील लिख भी दी है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन एंगल विद रिस्पेक्ट टू अदर एंगल। ठीक, अच्छा, इसको मैं बताऊं। अब देखना बच्चों, यहाँ देखें, आपके पास है एन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपके पास 3। ठीक है, 3 आपके पास क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, मतलब 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस के बारे में, या शेल नंबर के बारे में। शेल नंबर 3। एल जो होगा इसकी वैल्यू इससे कम होगी, तो क्या होगी? 0, 1, 2, इससे कम होगी। याद रखना एल की वैल्यू एन से एल की वैल्यू n-1, एल से एन से एक कम होगी, तो 0, 1, 2 हो गया। तो इसको एस कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको डी कहते हैं। अच्छा, ये भी हो गया, यहाँ तक भी समझ आ गई। आगे देखो। अच्छा, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बच्चों जो वैल्यू होगी वो यहाँ से यहाँ होगी, L 0 -L। एल से शुरू होगी और -L तक जाएगी। 0 है तो 0 ही रहेगी। 1 तो बच्चों ये होगी -1, 0 +1। यहाँ देखें 2 है, L की वैल्यू क्या है? 2 है। ये नाम है, 0 हो तो S ऑर्बिटल 1 हो तो P ऑर्बिटल 2 हो तो D ऑर्बिटल, ओरिजिन भी बता दिया इससे पहले। अच्छा, 2 यहाँ क्या होगा? -2, -1, 0 और 1, 2। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इससे तफसील से करा देता हूँ। यहाँ 4 कर देता हूँ। अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 0, 1, 2, 3 तक जाएगा काम, और यहाँ F हो जाएगा। यहाँ 3 है तो अब -3, -2, -L से इधर -L कर देंगे, प्लस है, -L से +L तक जाना है। -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3।
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिटल का मतलब, यहाँ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, यहाँ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, छोटी सी जगह, थोड़ी सी जगह, छोटी सी जगह। और पहले जो ऑर्बिटल था उसका क्या मतलब था, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो बच्चों असल में ऑर्बिटल की डेफिनेशन वही है, 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द स्पेस। यहाँ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, यहाँ ऑर्बिटल उस सेंस में नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से, यहाँ ऑर्बिटल का मतलब है कि थोड़ी सी जगह, शेल भी आ गया, आप सब शेल भी आ गया, सब शेल के अंदर अब जो थोड़ी सी जगह है 3 डायमेंशनल स्पेस में, अब उसको उन्होंने कहा है ऑर्बिटल। तभी मैं कह रहा हूँ ये सब ऑर्बिटल होना चाहिए था, इसका नाम सब ऑर्बिटल होना चाहिए था। तो ऑर्बिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि ऑर्बिटल कितने हैं। ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इधर भी लिखें नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में। ठीक है, शेल, ठीक है। अच्छा, अब देखो चौथा शेल है, चौथे शेल में सब शेल कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो, यहाँ था कितने बोलेंगे बच्चों मेरे साथ, शेल कहते हैं 4, और सब शेल कहते हैं, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को, 1 2 3 4। मतलब मैं यहाँ फार्मूला लिखूँ, नंबर ऑफ सब शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स इन द शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो ये फार्मूला ठीक है ना। 4 शेल कितने हैं, शेल नंबर क्या है, 4, शेल नंबर कितना है, 4 शेल नंबर है, तो सब शेल भी कितने हैं, 1 2 3 4। जितना शेल होगा उतने ही सब शेल्स होंगे। मेरे साथ, पहला शेल होगा उसमें कितने सब शेल, 1 सब शेल होगा। दूसरा होगा उसमें कितने सब शेल, 2 सब शेल। तीसरा शेल होगा उसमें कितने सब शेल, 3 सब शेल। चौथा होगा, चौथे शेल में कितने सब शेल, 4 सब शेल। समझ आ गई। अच्छा, चलिए मैं आपको यहाँ एक मिसाल से समझाता हूँ, ये वाला जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है। देखना यहाँ करते हैं, देखिए एन एल, चले मानते हैं दूसरे में हमने मालूम करना है, तो एल की वैल्यू से एक लेस रखनी है, 0 मान रख ली, 0 क्या है एस, ये क्या है पी। तो देखो कितना शेल है दूसरा, तो उसमें सब शेल कितने हैं, 2, एस और पी। ठीक है, एक और मिसाल करते हैं, एन 3 है, 3 कर लेते हैं, और एल 0 1 2 इससे एक लेस होगा, एस पी डी। जो तीसरा शेल होगा उसमें 3 सब शेल्स होंगे, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल। चौथे के सामने तो आपके सामने लिखे ही हुए हैं। समझ आ गया, ये वाला फार्मूला समझ में आ गया कि जितना शेल नंबर होगा सब शेल्स उसमें उतने ही होंगे। तो सीधा सीधा एक सवाल आ जाए अगर आपके MTCAT में, तो आप कह देना कि हाउ मैनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन सेकंड शेल, हाउ मैनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल। ठीक है ना, तो जितना शेल नंबर होगा उतना ही सब शेल्स होंगे उसमें। शेल नंबर 2 है तो 2 सब शेल, 3 है तो 3 सब शेल, शेल नंबर 4 है तो 4 सब शेल। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई। चलिए अब बच्चों ये देखें कि m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। इधर कितने हैं, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही एक डब्बा बनाया है स्फेरिकल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही उसका शेप होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल ऐसी होगी, कोई भी हो सकती है। ठीक है, P है तो देखो 1 2 3 नंबर है, 1 2 3 बना दी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 नंबर है, 1 2 3 1 2 3 4 5 बना दी। 7 है, इधर 7 नंबर गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, 7 ऑर्बिटल्स। अब इनको गिनो, ये कितना है,
शेल नंबर क्या है बच्चों 4 है। अब ऑर्बिटल्स को गिनो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं मैं तो 1, इधर 3, इधर 5 और इधर है 7, 7 और 5 है 12 15 16 16। ये टोटल कितने हैं, टोटल कितने हुए ऑर्बिटल्स 16 ऑर्बिटल्स। तो बच्चों यहाँ से मैं एक और फार्मूला बनाने लगा हूँ, आप मेरे साथ ध्यान करना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। बताएं सर कौन सा, तो सुनो बच्चों कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, उसका फार्मूला देखो 4 था तो क्या आया 16 आया, 4 है तो क्या आया, शेल नंबर 4 है तो ऑर्बिटल्स कितने आए 16 आए। तो यहाँ से पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल का फार्मूला होगा n स्क्वायर। n क्या है, शेल नंबर है, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। इसका फार्मूला क्या है बच्चों, नोट्स में डालेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, n स्क्वायर। n क्या है शेल नंबर, यहाँ शेल नंबर 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो कैसे मालूम करूँगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सवाल लिखता हूँ, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल, हाउ मैनी, ठीक है क्वेश्चन लिखता हूँ, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। तो सवाल आते रहते हैं ऐसे, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। तो क्या करें आप 3 का स्क्वायर ले लें, 9 आ जाएगा कि जो तीसरा शेल है उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल्स होती हैं। सर करके बताएं, चलें तो आपको करके बता देते हैं हम, ऐसे हम नहीं मानेंगे, ठीक है ऐसे आप ना माने, हम आपको करके बता देते हैं। अच्छा जब 3 होगा यहाँ तो एल इससे एक लेस रखना है, 0 1 2 तक जाएगा। अच्छा 0 1 2 तक होगा तो फिर ये सारा काम नहीं होगा, जब ये सारा काम नहीं होगा अब आप गिन दें 5 6 7 8 9, तो 9 ही इसका आंसर है। नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल। समझ आ गई बच्चों। अच्छा मैं इसको अरेज करूं, यहाँ तक बच्चों नोट कर लिया है आपने एक एक पॉइंट को। चलें तो वीडियो के आई होप कितना टाइम हो गया है वीडियो को बच्चों, 47 मिनट्स हो गए हैं, आज का लेक्चर तो बहुत ही लंबा चला गया है बच्चों। अच्छा चलें अब देखें कि ये क्या है, एल सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, एस सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल, पी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, डी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 5, और एफ अभी थोड़ी देर पहले रेज किया है उसमें कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसका मालूम करने का तरीका देखें, इसके लिए हम ये फार्मूला बना सकते हैं 2l+1। यहाँ एल की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आया 1, मतलब कि एल जो सब शेल है उसमें एक ऑर्बिटल है, ठीक है। आगे यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल, कि एक सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स, पहले किस में था शेल में कितनी ऑर्बिटल्स थी, उसका फार्मूला था n स्क्वायर। अब क्या है सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल किससे रिप्रेजेंट होता है एल से, उसमें कितनी ऑर्बिटल्स हैं। हकीकत में सब शेल नहीं है, हकीकत में क्या है शेप ऑफ ऑर्बिटल, हकीकत में क्या है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एल, शेप ऑफ, ये क्या साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। याद रखना, भूलना नहीं यार, भूलना नहीं इन चीज़ों को। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है 2l+1, ये बस आपने ध्यान में रखना है। अच्छा चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व करें मेरे लिए, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर
प्रेजेंट इन डी सब शेल। ठीक है, डी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं आप ये फाइंड करें। चलिए तो हम फाइंड करते हैं। फाइंड हुआ आप, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके बताऊंगा और बस फिर ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। देखना कहा है डी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, डी में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। अच्छा, तो हम ऐसे लिखते हैं एल की वैल्यूज 0 1 2 3। 0 को आपको पता है याद करना पड़ेगा, एस कहते हैं, इसको याद करना पड़ेगा पी कहते हैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको डी कहते हैं। तो डी की जो एल में नंबर है डी का वो आया है 2। क्या नंबर आया है 2। फार्मूला क्या होता है सब शेल में ऑर्बिटल्स को फाइंड करने का 2l + 1। ठीक है, 2l की वैल्यू क्या है डी में 2 1, आंसर आ गया 5। समझ आ गई बच्चों। तो इस तरह 5 एफ में अगर क्या थे, मान लो एफ में क्या थे, तो याद करना पड़ेगा कि एफ की जो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू है वो 3 है। यहाँ 3 बोर्ड का 3 = 6, 6 + 1 7। समझ आ गई। तो 7 ऑर्बिटल्स होती हैं एफ ऑर्बिटल में। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में और पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में।